जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज में कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वो था प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। और सही मायने में ये देखा जाए तो अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत के किसी अधिकारी से तुलना हो सकती है तो वो है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री। जहाँ भी राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके आएंगे वहाँ पर अपने आप राष्ट्रपति कमजोर होंगे, की शक्तियाँ कम होंगी। ठीक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र सरकार की। ठीक जैसे केंद्र सरकार का हम पढ़ेंगे ठीक वैसे ही राज्य सरकार में चलेगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मंत्रि परिषद और मंत्रिमंडलीय समितियां। ठीक, तो आज हम पहले केंद्र सरकार की देखेंगे, तो इसी को आप राज्य सरकार में करते जाइएगा, तो एक ही साथ दोनों टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। पहली बात तो संविधान में इसका जिक्र है, मतलब ये संवैधानिक निकाय है। कहाँ जिक्र है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। कहाँ जिक्र है संविधान में? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका संचालन प्रधानमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद। ठीक। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 क्या कहता है कि ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ये आर्टिकल 75 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 77 है। 76 अभी बीच में गायब है, वो कहाँ है वो आगे अभी आएगा। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका का संचालन, मतलब समस्त जो कार्य किए जाएंगे वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर किए जाएंगे। ये आर्टिकल 77 का है। 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य हैं, और क्या कर्तव्य हैं कि मंत्रिपरिषद ने जिस मुद्दे पर विचार किया हो, मंत्रिमंडल ने उस मुद्दे को राष्ट्रपति के साथ डिस्कस करना। राष्ट्रपति किसी ऐसी चीज को डिस्कस करना चाह रहा है, किसी ऐसे मुद्दे को डिस्कस करना चाह रहा है जो किसी मंत्री के द्वारा विचार किया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार ना किया गया हो, तो वो राष्ट्रपति कह सकता है प्रधानमंत्री से कि आप उस पर विचार कीजिए, मंत्रिमंडल का विचार जानिए। या ऐसी कोई अन्य सूचना जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लेना चाहे पीएम के थ्रू। ये सब क्या है? आर्टिकल 78। फिर है एक आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या है? मंत्रियों के अधिकार। कहाँ पर? सदन में। सदन के बाहर नहीं, सदन के बाहर अलग है, वो विशेषाधिकार में आएंगे। तो यहां पर सदन के अधिकार में दो अधिकार हैं। एक तो सामूहिक उत्तरदायित्व, एक है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या व्यक्तिगत अधिकार। सॉरी, उत्तरदायित्व नहीं, अधिकार। सामूहिक अधिकार क्या बताता है कि मंत्रिमंडल
पर जो भी सब्जेक्ट मंत्रिमंडल के सामने विचार करने के लिए लाया जाएगा, जो भी इशूज, जो भी मुद्दे लाए जाएंगे, जो भी विषय लाए जाएंगे, उन पर मंत्रिमंडल की सहमति होनी चाहिए। अगर एक मंत्री ने कोई बयान दिया तो उस पर सभी मंत्रिमंडल उसको सपोर्ट करेंगे। जो मंत्रिमंडल का जो सदस्य उस विचार से सहमति नहीं है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो मंत्री की कुर्सी छोड़ देगा, मतलब मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे देगा, कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे देगा, या उस विचार को सपोर्ट करेगा। बस दो ही ऑप्शन है उसके पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्या है? सामूहिक अधिकार। सामूहिक अधिकार क्या है? कि मंत्रिमंडल के निर्णय या मंत्रिपरिषद के निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी। और मैंने आपको बताया है कि मंत्रिपरिषद क्या है? सरकार का एक तरीके से क्रक्स है। जो सरकार करना चाह रही है उसका क्रक्स मंत्रिमंडल के सामने लाया जाता है और वही जो है उसके बयान देते हैं। अगर वो नहीं देते तो प्रधानमंत्री देंगे। ठीक, प्रधानमंत्री प्रवक्ता कहे जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से असहमत है तो वो क्या दे देगा? रिजाइन कर देगा। ऐसे कई इशू हो चुके हैं, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का आपने नाम सुना। इन्होंने मंत्रिमंडल से रिजाइन दिया था, नेहरू जी की कैबिनेट थी। किस मुद्दे पर? हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर रिजाइन कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल है टी.डी. देशमुख। इन्होंने किस विषय पर वो जो है रिजाइन दे दिया था? इन्होंने रिजाइन दिया था राज्य पुनर्गठन के मुद्दे पर। महाराष्ट्र से कट करके गुजरात बनाना, उसी मुद्दे पर इन्होंने रिजाइन किया। और तीसरा, जो इस समय केरल के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद, इन्होंने क्या दिया था कि जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तो वो सायरा बानो केस आया था। तो ये जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था ना, उसमें जो है इन्होंने, मतलब जब सरकार उस संशोधन को और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चेंज करने के लिए बिल लाई तो ये उससे असहमत थे। ये कह रहे थे कि 3 तलाक बंद होना चाहिए, ट्रिपल तलाक बंद होना चाहिए। तो आरिफ मोहम्मद ने क्या किया? आ, मुस्लिम महिलाओं के संशोधन से संबंधित जो विधेयक आया था उस पर इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो ये तो हुआ क्या? सामूहिक अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार क्या है? व्यक्तिगत अधिकार में आएगा कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे किसी मंत्री को हटा सकता है। जनरली क्या होता है कि प्रधानमंत्री की सहमति से मंत्रियों को हटाया जाता है या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो भी वो कर सकता है, लेकिन ये क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति ने अपने मन से काम करना शुरू कर दिया तो वो आर्टिकल 74 का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है कि जो भी राष्ट्रपति करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेगा। आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया जाएगा। अच्छा, मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल में थोड़ा सा अंतर है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा काम। अगर वो नहीं काम करता है, अपनी मनमर्जी से करता है, तो मंत्रिपरिषद को मतलब आर्टिकल 74 का उल्लंघन माना जाए। दूसरी बात यह है कि ये जो
मंत्रिपरिषद है, ये जो है सपोज नई लोकसभा जैसे अभी है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है या अभी नए नई सरकार का गठन जून में हो जाएगा या होगा, तो फिर क्या होगा? तो क्या अभी जो है राष्ट्रपति मोदी जी की सलाह से काम करेंगे नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। तो भले लोकसभा विघटित हो गई है 6 महीने पहले, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के विघटन से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकसभा विघटित क्यों हुई है? चुनाव होने वाले हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद अभी भी कायम है। तो अभी भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, लोकसभा का विघटन होना और मंत्रिपरिषद का बने रहना, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तब जब चुनाव होने वाले हो, क्योंकि जब चुनाव के लिए ही वो लोकसभा विघटित की गई है। तो क्या हुआ कि जब विघटन है लोकसभा का, उस समय भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। तब अपने मन से काम करेगा जब वहां पर किसी की सरकार ना हो, मतलब कोई मंत्रिपरिषद गठित ही ना हो, कोई सरकार बनाने को उसमें है नहीं, त्रिशंकु वाली स्थिति आ गई है। तब उस समय मतलब जो मंत्रिपरिषद जिसका लोकसभा में विश्वास नहीं है, विश्वास मत जिसने हासिल नहीं किया है, उस मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अदरवाइज हर एक काम राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। ये क्यों आया? क्योंकि पहले हर किसी को मंत्री बना दिया जाता था, और मंत्री की लालच में लोग, मंत्री पद की लालच में लोग क्या करते थे? दल बदल कर लेते थे। तो ये आया 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। वो लोकसभा की सदस्यता के सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, यही चीज़ आप वहाँ अप्लाई कीजिए, कहाँ? विधानसभा में। तो जो राज्य विधान मंत्रिपरिषद होगी, वहाँ भी जो उसकी संख्या होगी मंत्रियों की, वो राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। सब कुछ पैरेलल चलेगा। जैसे वहाँ पर क्या था, 74, 75 और 78 थे, तो उसमें 89 89 जोड़ते जाइए, तो राज्य के भी बंदे चले जाएंगे सारे। ठीक, तो ये सब पैरेलल चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और आपको ध्यान में रखना है कि मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट आया ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले उसमें इनिशियल साइन मंत्री करते हैं, फिर मंत्री के बाद कहाँ जाएगा? राजा के पास। अब उनकी ये कॉन्सेप्ट है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, मतलब राजशाही के प्रति गजब का उनका जो है आस्था है ब्रिटेन वालों की। वो क्या कह रहे हैं कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, तो जो कानून बना उस पर सबसे पहले साइन किसके होंगे? मंत्री के। तो यहाँ पर ब्रिटेन में मंत्री का उत्तरदायित्व है कि अगर गलत कानून बना तो मंत्री से इंक्वायरी होगी। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, फाइनल साइन किसके हैं? राजा के। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, कोई भी कानून बने मंत्री की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी से संबंध, जैसे अभी जो कृषि मतलब किसानों के लिए जो विधेयक आया था जिस पर हंगामा हो रहा था, तो उस पर कृषि मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, उनका कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। पूरा का पूरा उत्तरदायित्व किसका है? संसद का, जिसने उसको पास किया है, फिर राष्ट्रपति के पास गया। ठीक है, तो भारत में मंत्रियों की कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में होता है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि राजा कभी गलत नहीं करता, ना होता है ना राजा कभी गलत। ठीक, तो कौन गलत होगा? जो साइन किए। यही सेम चीज भारत में सरकारी
जो कार्यालय होते हैं उनमें फॉलो की जाती है। जब भी किसी बड़े अधिकारी के पास कोई आर्डर वो करने के लिए कोई प्रपोजल जाता है, तो जो अनुमोदन लिया जाता है फाइल में, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, नीचे से फाइल ऊपर आती है, उसमें साइन होता है हर जगह कि कितने स्टेप से फाइल गुजरी। अब जब कुछ भी उस पर इंक्वायरी होती है तो उसमें ये होता है कि नीचे वालों ने क्या देखा, क्यों, क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर मंत्रियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक विशेष अधिकार है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अंतर। किसमें अंतर, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल को बोलते हैं कैबिनेट और मंत्रिपरिषद को बोलते हैं क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान में इसका जिक्र है। कहाँ है, आर्टिकल 74 75 में। ये क्या है, ये संविधान में नहीं था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया। तो ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो शुरुआत में इनिशियल में ये नहीं था मंत्रिमंडल कैबिनेट, इसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक, इसमें कैसे मंत्री होते हैं ये देखिए, पीएम, प्रधानमंत्री, फिर है कैबिनेट मंत्री, फिर है राज्य मंत्री, फिर है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट, फिर इसके आगे उप मंत्री, और फिर सबसे लास्ट में मंत्रिमंडल सचिव। ये भी एक मंत्रियों का ही दर्जा है। तो यहाँ पर लगभग 80 से 90 लोग हो जाते हैं, हाँ, या ये कहिए 60 से 80 लोग। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट वाले होंगे, ये वाले। तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होती। ये जो मिनिस्टर्स हैं, इनके पद, पावर और वेतन भत्ते के हिसाब से इनको डिसाइड किया जाता है। सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट उनकी, फिर उससे कम पावरफुल राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होंगे, किसी विभाग से रिलेटेड होंगे। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके पास मंत्रालय होते हैं। ठीक है, अभी भारत सरकार के पास कितने मंत्रालय हैं, शायद 17 मंत्रालय हैं, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ 17 ही होंगे। ठीक, राज्य मंत्री ये उस मंत्रालय के अंदर जो विभाग हैं उसके हेड होते हैं। फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये भी विधायक वो विभाग से ही संबंधित होते हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, मतलब कैबिनेट के अंडर में ये काम नहीं करेंगे, लेकिन ये वाले कैबिनेट के अंडर में काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री इनसे भी कम, ये विभाग के अंदर भी जो उप विभाग होते हैं उनको डील करते हैं। और ये मंत्रिमंडल सचिव, ये तो जैसे पीए होते हैं ठीक वैसे ही होते हैं। ठीक, बहुत ही निम्न स्तर का दर्जा होता है। तो ये जो है हायरार्की है मंत्रिपरिषद। ठीक, अच्छा, ये कहाँ शामिल किया गया था, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 समझ गए, कौन सा है, आपातकाल से संबंधित। आर्टिकल 352 क्या है, आपातकाल संबंधित। और उसमें कहा क्या गया है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाएगा वो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बिना, लिखित के बिना, जो है परमिशन के बिना या लिखित सुझाव के बिना नहीं लगाएगा। तो आर्टिकल 352 में ये शब्द आया है 44th अमेंडमेंट के द्वारा, इससे पहले ये शब्द नहीं था। कहानी समझ में आ गई, तो ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा, यही सेम चीज राज्यों को उसमें भी लागू होती, राज्यों में ये चीज
44th। अब राज्य में तो राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं, तो वहाँ पर चाहे मंत्रिमंडल कहिए चाहे मंत्रिपरिषद कहिए, लेकिन मंत्रिमंडल का क्या मतलब है? कैबिनेट, जो मुख्य मुख्य हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, दो वर्ड आपको, ये क्या हो गया, दो वर्ड आपको और समझना है। क्या? एक होती है किचन कैबिनेट, और दूसरी होती है शैडो कैबिनेट। ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं बता चुका हूं तो यहां पर सुन लीजिए। किचन कैबिनेट में क्या होते हैं? बहुत ही मुख्य जो भागीदार होते हैं, जैसे इसमें प्रधानमंत्री की कैबिनेट के अलावा, हो सकता है कैबिनेट में भी एक दो मंत्री ऐसे हों, जैसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी अमित शाह के बहुत करीबी हैं, हर मामले में अमित शाह से और राजनाथ सिंह जी से सलाह लेते हैं, तो ये दोनों उनके क्या हैं? किचन कैबिनेट वाला मामला हो जाता है। मतलब कैबिनेट में भी जो खास हैं वो, और साथ में इसमें इनफॉर्मल लोग भी, अनौपचारिक लोग भी एंटर कर सकते हैं, जैसे उनके कोई रिश्तेदार हुए या उनके कोई गुरु हुए जिनसे वो हमेशा सलाह लेकर के काम कर सकते हैं, जो कि उस कैबिनेट का पार्ट नहीं है। तो किचन कैबिनेट क्या है? कैबिनेट के कुछ सदस्य जो बहुत क्लोज हैं, और साथ में कुछ रिलेटिव, कुछ रिश्तेदार जो उस योग्य हैं जिनसे वो सलाह लेते हैं, या कुछ गुरु या उनके फैमिली मेंबर ऐसे, तो ये आता है किचन कैबिनेट। ठीक, ये एक अनौपचारिक रूप है। शैडो कैबिनेट क्या होता है? शैडो कैबिनेट हमेशा विपक्षी पार्टी के द्वारा बनता है, जैसे अभी बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस में एक शैडो कैबिनेट बनेगी, वो ठीक वही प्रणाली फॉलो करेगी जो अगर वो सरकार में आ जाए कांग्रेस, तो ठीक वैसे ही कैबिनेट वो बनाएगी। तो शैडो कैबिनेट हमेशा विपक्षी के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा अपने सांसदों को, अपने मंत्रियों को उस मंत्री की प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको मंत्री बन करके ऐसे काम करना है, तो वो क्या होता है? शैडो कैबिनेट। ये दो वर्ड जरा ध्यान में रखिएगा। मंत्रिपरिषद के बारे में अलग अलग जो संविधान वेत्ता हैं उनका कथन क्या है कि ये एक ऐसा केंद्र है जिसके चारों तरफ सरकार घूमती है। ये सारे कथन जो है मंत्रिपरिषद के लिए कहे गए हैं। ठीक। तो अब चलते हैं कहाँ? मंत्रिमंडलीय समितियां। होती तो ये दोनों जगह हैं, लेकिन हमें केंद्र के स्तर पर पढ़ना है। पहली बात तो ये संविधानेतर निकाय हैं, मतलब इनका संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ना तो ये संवैधानिक हैं और ना ही ये वैधानिक, ना तो किसी एक्ट के द्वारा बनी और ना ही इनका संविधान में कहीं जिक्र है। ठीक। दूसरी बात, दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि इसका गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री, पीएम। अच्छा, मंत्रियों का जो बंटवारा है वो पीएम राष्ट्रपति के, मतलब पीएम और राष्ट्रपति मिल करके करते हैं। ठीक है, विभाग का बंटवारा। अच्छा, इसका गठन पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा परिस्थिति अनुसार किया जाता है। इनका कार्यकाल भी वही तय करते हैं। ठीक। दूसरी बात, अभी हमारे पास टोटल 6 मंत्रिमंडलीय समितियां हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। एक तो राजनैतिक मामलों की, राजनैतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, आर्थिक मामलों की। तीसरा, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित, किस मंत्री को मंत्रिमंडल में लेना है, किसको बाहर करना है। आप देखते होंगे मंत्रिमंडल में चेंज होता रहता है, तो उससे संबंधित भी एक समिति है। चौथा, सुरक्षा संबंधी। तीसरा, वो पांचवा, संसदीय मामलों से संबंधित। और छठवा, आवास से संबंधित, आवास से संबंधित। ये 6 हैं। इनमें सबसे पावरफुल ये होती है, तो इसको सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है।
सबसे पावरफुल, राजनैतिक मामलों की सबसे शक्तिशाली। ठीक, ये जो तीन होती हैं, राजनैतिक, आर्थिक और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति, इनका जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री। ये जो संसदीय मामलों की हैं, इनके अध्यक्ष होंगे गृह मंत्री। ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, जैसे मंत्रिमंडलीय समिति केंद्र में है वैसे ही राज्य में है। आर्टिकल जो बताए गए उसमें 89 ऐड करते जाइएगा, राज्य के सारे मिल जाए। जो 15% सदस्यों पर लिमिट लगी है मंत्रियों की संख्या की, वो केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रियों पर है। ठीक, तो आपका ये सेक्टर एक खत्म होता है। अगर आपको जानकारी हो तो मैंने आपको राष्ट्रपति बनाते समय, वो पढ़ाते समय बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री लोग। तो ये 4 टॉपिक हमने कर लिए। नेक्स्ट में हमारा संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका दोनों एक साथ खत्म होंगे, और वो हमारा होगा महाधिवक्ता और राज्य का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, धन्यवाद।